हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री में चैप्टर संख्या 4 केमिकल काइनेटिक्स में अपन इससे पहले ही क्लास में अभिक्रिया की कोटि पढ़ा था। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब इसमें जो अपवाद बताए थे, जैसे H2 + Cl2, H में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl बना रही है, यह अभिक्रिया हमेशा शून्य कोटि की होगी। देखने में ऐसे नज़र आ रहा है कि एक समीकरण में जैसे कि इसमें दो अभिकारक हैं, उनकी घात 1-1 हो जाएगी, तो कोटि 2 होनी चाहिए, परंतु इसकी कोटि होगी शून्य। वो आपको अपवाद वाले एग्जाम्पल मैंने करवा दिए थे। आज अपन इसमें करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और इससे अगला करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें से पक्का होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है इसमें से। अब इस शून्य कोटि अभिक्रिया की हम यहाँ पे पढ़ेंगे परिभाषा, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग व सांद्रता के मध्य ग्राफ, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल और शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल और शून्य कोटि अभिक्रिया के न्यूमेरिकल। ये इतनी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या? कोटि का मतलब प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग। अब अगर घातों का योग हो शून्य, घातों का योग क्या हो? शून्य, तो अभिक्रिया को क्या बोल देंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। वही परिभाषा, लेकिन योग कितना बताना होगा? शून्य। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में यदि अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग शून्य हो तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? क्या परिभाषा होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में यदि अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग शून्य हो तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण है अवकलित और समाकलित, वो अपन निकालेंगे। माना अभिक्रिया, मान लीजिए एक अभिक्रिया है A और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। अब देखिए, प्रारंभ का मतलब होता है t = 0 समय के ऊपर, ठीक है। और जो अभिकारक है इसकी सांद्रता है स्मॉल a, t = 0 समय पर, यानी अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई तो क्या उत्पाद बनेगा? कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। तो इस समय उत्पाद की सांद्रता होगी शून्य। क्लियर? अब देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अभिकारक की सांद्रता तो घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इस चैप्टर की शुरू की क्लास में पढ़ा था। तो मान लीजिए अब समय बढ़ रहा है, यानी t बराबर कर रहा हूं t, यहाँ पे t = 0, यानी अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। और यहाँ पे t = t, यानी समय बढ़ रहा है, कुछ भी समय हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, मिनट हो सकती है। अब हम मान रहे हैं कि उत्पाद की सांद्रता है वो है स्मॉल x, तो अभिकारक कितना बच जाएगा? यानी a में से स्मॉल x को क्या कर देंगे? माइनस। तो a - x क्या है? t समय के ऊपर अभिकारक की सांद्रता, और x क्या है? उत्पाद की सांद्रता। देखिए, यहां पे लिख देना x बराबर ये क्या है? उत्पाद की सांद्रता। ध्यान से समझना। अब देखिए, अभिक्रिया वेग समीकरण, अब मैंने वेग समीकरण के लिए r भी लिखा था और आपको जो वेग बताए थे वहां पे बताया था कि r को हम dx/dt भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं dx/dt
और जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है? अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के। अब यहाँ पे अभिकारक कौन है? ए। अब देखिए ये हो गया ए अभिकारक, क्लियर। बड़े कोष्ठक में इसका मतलब इसकी क्या है? ये सांद्रता। अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि की, तो इसके ऊपर घात क्या होगी? शून्य। यहाँ तक क्लियर? यानी शून्य कोटि की है तो घात क्या लगा देंगे? शून्य। अब इस यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो देखिए dx अपॉन dt बराबर स्थिरांक क्या लिखते हैं हम? k। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पे स्थिरांक लिख देंगे k0, क्लियर। k0 का मतलब ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब यहाँ पे हो जाएगा ये a की पावर 0। अब देखिए यहाँ k0 बराबर ये क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग नियतांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। चार बात बताई थी इसी कि इसको वेग स्थिरांक बोल दो, वेग नियतांक बोल दो, वेग गुणांक बोल दो या विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोल दो। तो ये है वेग स्थिरांक। नोट्सों में जो आपको दिया हुआ है वहाँ पे ये लिखा हुआ है वेग समीकरण, तो यहाँ पे कर लेना स्थिरांक। नोट्सों में ये स्थिरांक के स्थान पे लिखा हुआ है समीकरण, तो नोट्सों में यहाँ भी कर लेना स्थिरांक, समीकरण को हटा के। अब यहाँ पे जो ये समीकरण है, ये समीकरण में जैसे अपन पढ़ते हैं मैथ में कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात में शून्य होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए चूंकि a की पावर 0 बराबर होता है 1, अतः हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? अतः dx अपॉन dt बराबर k0। क्या यही समीकरण होगा? क्या पूरे समीकरण को एक बार देख लीजिए, यही समीकरण होगा। और ये हो गया, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1, और ये है शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिख दिए, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? समाकलित वाला लास्ट वाला लिखते हैं, जबकि अवकलित वेग समीकरण ये है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से पुनः है, k0 को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर इसमें जैसे अपन यहाँ पे करेंगे इसका समाकलन, तो जो dt है इसको k0 के साथ में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए dx बराबर, इसको वज्र गुणा करेंगे, जैसे इसके नीचे है 1 तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx बराबर k0 इंटू dt। क्या यही होगा? यही होगा या नहीं? अब देखिए उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन dx बराबर, समाकलन करते हैं तो स्थिरांक एक तरफ होता है k0 और ये समाकलन हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन तो क्या होगा? x बराबर यहाँ पे k0 है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? t, और प्लस में एक स्थिरांक आ जाएगा c, और इस c स्थिरांक को बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। c बराबर ये है समाकलन स्थिरांक। ये लाइन थोड़ी ध्यान में रखना, c को क्या बोलेंगे? समाकलन स्थिरांक। dx का समाकलन x, k0 है और dt का क्या हो जाएगा? t, और साथ में स्थिरांक होगा c, जिसको बोलेंगे समाकलन स्थिरांक। अब देखें
अभिक्रिया के प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो समय क्या होगा, 0। प्रारंभ में t बराबर 0, तो अगर t बराबर 0 है तो उत्पाद क्या बनेगा, 0 बनेगा। प्रारंभ में t बराबर 0, अतः x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये t और x के मान इस समीकरण में रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसको दे दिया हमने समीकरण संख्या 2, तो देखिए t व x के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहां x का मान रखा तो क्या है, 0 बराबर k0 इंटू टी का मान क्या होगा, 0 और प्लस c, तो देखिए ये भी 0 बराबर ये भी 0 प्लस c, या c बराबर क्या मान आ गया, 0। वेल अब जो ये c का मान है ये रख देंगे कहाँ, समीकरण 2 में। देखिए c का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो c है इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो देखिए जैसे ही समीकरण में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर k0 t प्लस 0, तो 0 को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये मान आ गया x बराबर k0 t, और इसको दे देंगे समीकरण संख्या 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए अवकलित वेग समीकरण में क्या निकालता, k0 बराबर क्या आया था, dx अपॉन dt। k0 क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो यहां भी शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालेंगे। लेकिन यह समीकरण कैसा हुआ, समाकलित, तो समाकलित वेग समीकरण बोलेंगे इसको। देखिए मैं यहां कर रहा हूं थोड़ा, तो इसमें देखिए आगे अतः है k0 बराबर, इधर t इंटू है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, k0 बराबर x अपॉन t, और ये है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। क्लियर। तो अवकलित वेग समीकरण तो क्या है, dx अपॉन dt बराबर k0, और समाकलित वेग समीकरण क्या है, k0 बराबर x अपॉन t। x क्या है, उत्पाद की सांद्रता, t क्या है, समय, और k0 क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये अपन ने पहले निकाल ली। अगर इसमें क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ बन, एक तो बड़ा क्वेश्चन बनता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ये तो हो गया बड़ा क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिखिए। तो अवकलित वेग समीकरण अपन लिखेंगे तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा, ये तो हो गया अवकलित वेग समीकरण। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया का, दूसरा क्वेश्चन पूछेगी शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए, तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यही इकाई किसकी होती है,
विशिष्ट अभिक्रिया वेग की, और यही इकाई किसकी होती है? अभिक्रिया के वेग की। तीनों एक साथ में याद हो जाएंगी, यानी ये इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? एक बार दोबारा से पूरे को रिवाइज कर देता हूं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में यदि अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग शून्य हो तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। वही कोटि वाली परिभाषा, लेकिन घातों का योग कितना हो जाएगा? शून्य। अब हमने एक अभिक्रिया मानी है कि A कोई अभिकारक है और वह टूटकर किसका निर्माण कर रहा है? उत्पाद का, प्रोडक्ट का। अब अभिक्रिया जैसे प्रारंभ होती है तो समय को मानते हैं शून्य, यानी t बराबर 0 समय के ऊपर। जब अभिक्रिया शुरू होने जा रही है लेकिन शुरू नहीं हुई है, तो इस समय हमने माना कि A है, ये क्या है? अभिकारक की सांद्रता। यहां पे लिख रहा हूं A क्या है? अभिकारक की, और सांद्रता भी कौन सी? प्रारंभिक। ये तो अंतिम आ जाएगी। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये कितनी है? स्मॉल a। अब जैसे अभिकारक की सांद्रता a है, समय है शून्य, तो उत्पाद कुछ भी नहीं बनेगा, यानी उत्पाद की सांद्रता क्या रहेगी? 0। क्लियर? अब आगे देखिए, जैसे ही समय बढ़ता है यानी t बराबर t समय के ऊपर, और हमने माना कि उत्पाद की सांद्रता t बराबर t समय के ऊपर हो जाती है x, यानी उत्पाद कितना बन रहा है? स्मॉल x। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी बच जाएगी? तो हम जो अभिकारक की सांद्रता पहले थी स्मॉल a, उसमें से उत्पाद की सांद्रता को घटा देंगे, तो ये t बराबर t समय के ऊपर अभिकारक की सांद्रता बच जाएगी। क्लियर? और ये x क्या है? उत्पाद की सांद्रता। अब आगे देखिए, इसका जैसे ही वेग समीकरण लिखेंगे तो हमने अभिक्रिया के जो वेग है उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा था, प्रभावित करने वाले कारकों में, कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमने लिखा है कि dx/dt समानुपाती अभिकारक कौन है? A को बड़े कोष्टक में लिख दिया, इसका मतलब ये क्या? A की सांद्रता। A को बड़े कोष्टक में लिखा है तो ये है A की सांद्रता। अब देखिए, इसमें अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि की, तो हमने घात क्या कर दिया इसका? शून्य। अब जैसे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर बराबर का चिन्ह आते स्थिरांक आएगा k, और कौन सी विक्रिया बढ़ रहे हैं? शून्य कोटि की, तो इस स्थिरांक को लिख देंगे k0। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर k0 और 1 की पावर 0। अब यहाँ पे k0 क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और जो हम मैथ में पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर घात के रूप में अगर शून्य है पावर के रूप में, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ भी 1 के ऊपर घात कितनी है? शून्य, तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब जैसे इसका मान 1 माना तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? k0, और dx/dt बराबर k0 समीकरण संख्या 1, और इसी को बोला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। अब आगे इसी समीकरण के वज्र गुणा करते हैं। देखिए, समीकरण 1 से पुनः है, तो यानी dx, इसको वज्र गुणा करेंगे तो dx बराबर k0 इंटू dt, और इस समीकरण का हम क्या करेंगे? समाकलन। और जैसे ही समाकलन करेंगे तो समाकलन dx बराबर k0 समाकलन dt, और dx का समाकलन हो जाएगा x k0 और dt का समाकलन हो जाएगा t, और एक स्थिरांक आएगा यहाँ पे c। तो ये हो गया x बराबर k0 t प्लस c, और c को यहाँ क्या बोलते हैं? समाकलन स्थिरांक। अब आगे देखिए, अभिक्रिया के प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू ही न हुई हो तो t बराबर 0 समय पर, देखिए t बराबर 0 समय हो गया, क्या उत्पाद बन रहा है? शून्य, यानी x क्या है? उत्पाद की सांद्रता, तो x का मान कितना है? शून्य है। यानी अगर t बराबर 0 है तो x बराबर भी क्या होगा? शून्य। अब जो ये t और x के मान हैं इनको रखेंगे समीकरण संख्या 2 में, तो देखिए x का मान 0 रख दिया, k0 इंटू t का मान भी 0 प्लस c, तो ये भी 0, ये भी 0 प्लस c, तो c बराबर क्या आ गया? 0। अब इस c का मान समीकरण संख्या 2 में रखेंगे, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो k0 इंटू टी प्लस c, तो यहाँ 0 का इसमें ऐड किया, जोड़ा, तो ये का यही मान रहेगा।
जीरो किसी भी संख्या में जोड़ो चाहे घटाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा x बराबर k0 इंटू टी। हमें निकालना क्या है k0, तो k0 को यहाँ रहने देंगे, तो k0 बराबर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ k0 बराबर x अपॉन टी, और यह है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जो हमें याद रखना है। एक तो ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। एक क्वेश्चन होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, तो वेग स्थिरांक की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देख लीजिए एक बार, हो गया होगा क्लियर। अब देखिए एक ग्राफ बनाते हैं। देखें समीकरण 3 से पुनः, अब हमारा समीकरण 3 क्या है, ये x बराबर k0 t, यही है। अब यहां से k0 को हटा देंगे स्थिरांक, तो यहाँ चिन्ह कैसा आ जाएगा, समानुपाती, यही तो होगा। ये क्या स्थिरांक है, इसको हटा दें चिन्ह कैसा हो जाएगा, समानुपाती का, यानी x समानुपाती क्या हो जाएगा t, या इसी को लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यानी t समानुपाती x, एक ही बात है। इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, t का मतलब क्या है समय, और x क्या है उत्पाद की सांद्रता, तो समय बढ़ने पर उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ती है। और यही होगा, जैसे जैसे अभिक्रिया में समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता तो घटती है और हमेशा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो देखिए अगर t व x के मध्य ग्राफ बनाना चाहें, जैसे एक तरफ तो x और एक तरफ t, ये तो है समय और इधर ये है उत्पाद की सांद्रता, समानुपाती हैं तो क्या सीधी लाइन प्राप्त होगी, ये मान ली ये लाइन प्राप्त होगी। अब इसका मतलब क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया में समय बढ़ने पर हमेशा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इसको अगर लैंग्वेज में बोलना चाहें ग्राफ के लिए, तो देखिए क्या होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। दोबारा बता रहा हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया में समय के साथ या समय बढ़ने पर हमेशा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। क्लियर। अब देखिए एक दूसरा ग्राफ और बनाते हैं। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग व सांद्रता के मध्य ग्राफ, वेग और किसके मध्य, सांद्रता, और सांद्रता किसकी होगी, अभिकारक की। अब देखिए जैसे हमने एक लिखा था, ये याद रखना कि वेग है, ये हमने लिखा था बराबर के, फिर सांद्रता और पावर में n, वेग निकालने के लिए ऐसा ही किया था इससे पहले क्लास में। अब देखिए जैसे वेग को मान रहे हैं अपन r, ये हो गया k, और अभिकारक मान लीजिए हम मान रहे हैं a। क्लियर। अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि।
अब अभिक्रिया के वेग व सांद्रता के मध्य ग्राफ, तो वेग तो क्या हो गया r और अभिकारक की सांद्रता क्या होगी a। अब देखिए जैसे हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, जैसे अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी, ठीक है। अब पावर के रूप में 0 हो तो मान कितना होगा 1, यही रहेगा। इस समीकरण से अगर इसको सोल्व करना चाहिए तो r बराबर क्या होगा k, हो गया नहीं। और इसमें इसको सोल्व करें पूरे को तो देखिए, यानी इसका मान कितना हो गया 2a की पावर 0 का 1, तो r बराबर क्या हो गया k। जैसे मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता हमने कर दी तिगुनी, यानी 3a 0, तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो r बराबर क्या रह जाएगा k। क्या शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग के ऊपर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव पड़ रहा है? यानी वेग क्या रह रहा है r ही रह रहा है, जबकि अभिकारक की सांद्रता देखिए यहाँ दुगनी होगी, यहाँ तिगुनी होगी, चौगुनी करेंगे तो r बराबर क्या आएगा k ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग पर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए इसके लिए ग्राफ, अब प्रभाव नहीं पड़ता है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी, यानी सांद्रता कितनी ही बढ़ा दो चाहे कितनी ही घटा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इधर तो ले रहा हूं अभिकारक की सांद्रता और y एक्स में ले रहा हूं वेग, ये x एक्स और ये क्या है y एक्स। अब अभिकारक की सांद्रता कितनी बढ़ाएं तो वेग, इसका मतलब तो क्या है कि समय के साथ में उत्पाद की सांद्रता क्या होगी बढ़ेगी। तो अब तो ये लाइन, अब अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। यानी यहां जितना वेग है, वेग कहां बढ़ रहा है ऊपर, और सांद्रता बढ़ रही है इधर। तो देखिए सांद्रता तो बढ़ती जा रही है परंतु वेग जितना है उतना का उतना ही है, ऊपर नहीं गया। कहने का मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? दो ग्राफ बताएं, एक तो उत्पाद की सांद्रता व समय, समय के साथ में हमेशा उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, ये तो हमें ही पता है क्योंकि उत्पाद समय के साथ में बनता जाएगा तो सांद्रता बढ़ती जाएगी। लेकिन जो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं होता। ठीक है, अब अपन इस अभिक्रिया का पढ़ते हैं अर्ध आयु काल, हाफ टाइम पीरियड। देखिए अर्ध आयु काल, इसको लिखते हैं टी हाफ, बेस के नीचे में। इसका मतलब है अर्ध आयु काल, और कौन सी अभिक्रिया का? शून्य कोटि अभिक्रिया का। ठीक है, अब अर्ध आयु काल कहते किसे? यानी वह समय जिसके पश्चात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आधी मात्रा शेष रही। ठीक है, मान लीजिए अभिकारक है 100 और उसमें से कितना बच जाए 50, तो 50 क्या बन गया? उत्पाद बन गया। ठीक है, तो एक परिभाषा तो ये दे रहे हैं कि वह समय जिसके पश्चात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आधी मात्रा शेष रहे। क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए? एक ही बात है, अभिकारक की आधी उत्पाद में परिवर्तित हो गई तो अभिकारक कितना बच गया? आधा बच गया। ये भी बोल सकते हैं कि वह समय जिसके पश्चात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, उस समय को बोलते हैं हम अर्ध आयु काल। अब देखिए इसमें आधी मात्रा बन रही है या आधी शेष बच रही है? तो देखिए हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या आया था? K0 बराबर x अपॉन टी। अब यहां पे x क्या है? उत्पाद की सांद्रता, और अभिकारक कितना ले रहे थे हम? स्मॉल a।
ठीक है। अब स्मॉल a पूरा अभिकारक है और इसका आधा होगा तो कितने का भाग लग जाएगा? 2 का। तो कहने का मतलब या तो आधा अभिकारक शेष बच जाए या फिर आधा अभिकारक किसी में बदल जाए? उत्पाद में। तो हम x के स्थान पे a/2 लिख सकते हैं या नहीं? x के स्थान पे a/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्धायुकाल क्या है? अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदलना या अभिकारक की आधी मात्रा शेष रहना। तो अभिकारक की हम जैसे मान लीजिए हमारे पास में मात्रा थी 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो 1 का आधा क्या होगा? 1/2 होगा या नहीं? तो ये हमारे पास पहले सांद्रता कितनी थी? स्मॉल a, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? a/2। अब देखें जो ये समीकरण है, इसी समीकरण को हम यूं भी लिख सकते हैं, या जैसे इसको इधर लेके आए और इसको इधर, तो या क्या हो जाएगा? t बराबर x/k0। क्लियर? अब देखिए क्योंकि जो t बराबर है ये तो मान रहे हैं हम t हाफ, ठीक है। और माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, अतः अर्ध आयुकाल के पश्चात अर्ध आयुकाल के पश्चात सांद्रता, तो अर्ध आयुकाल के पश्चात सांद्रता क्या हो जाएगी? a/2 यही रहेगी। अतः x बराबर क्या मान सकते हैं? a/2। क्लियर? अब देखिए इस x का मान और t का मान इस समीकरण में रखेंगे। इसे मान लीजिए अपन मान रहे हैं समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए इसमें समीकरण 1 में x व t का मान रखने पर, ठीक है, एक के अंदर x और किसका मान रखेंगे? t का। तो देखिए t के स्थान पे तो क्या हो जाएगा? t हाफ बराबर x के स्थान पे a/2 अपॉन k0, यही है। अब ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो देखिए t हाफ बराबर a/2k0, ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। क्या आया? t हाफ बराबर a/2k0, जो हमें ज्ञात रखना है। क्लियर? अब यहां से अगर इस k0 को हटाएंगे तो यहां पे चिन्ह हो जाएगा समानुपाती। तो देखिए या हम इसको लिख सकते हैं t हाफ समानुपाती a, ठीक है। एक बार 2 को भी छोड़ना पड़ेगा। t हाफ समानुपाती a क्या है? अभिकारक की सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता। t हाफ क्या है? अर्ध आयु काल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, यानी अर्ध आयुकाल हमेशा सांद्रता बढ़ने पर बढ़ेगा या अर्ध आयुकाल बढ़ने पर उसकी सांद्रता बढ़ रही है। तो दोनों के मध्य एक सीधा ग्राफ आ जाएगा। देख लीजिए एक बार। क्लियर? अब देखिए
इससे अपन एक ग्राफ खींचते हैं। इसको लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर हमेशा अर्ध आयुकाल का मान बढ़ता है। क्लियर? तो देखिए, एक तरफ ले लीजिए टी हाफ और एक तरफ ले लो, या तो बोल दो अभिकारक की सांद्रता, यानी स्मॉल ए, और कैसी लाइन प्राप्त होगी? सीधी लाइन, वही उत्पाद की सांद्रता और समय वाली। यहां क्या था? उत्पाद की सांद्रता, और वहां था यहां केवल समय। यहां आ गया अर्धायुकाल और यहां आ गई अभिकारक की सांद्रता। क्लियर? तो कहने का मतलब लैंग्वेज क्या हुई कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता का मान बढ़ने पर अर्ध आयुकाल का मान भी बढ़ता है। ठीक है? अब देखिए, जो ये समीकरण है, ये इस समीकरण से इसी ग्राफ के अंदर, इससे देखना चाहें तो ये क्लियर। अब अगर इस समीकरण से ये ग्राफ बनाए तो देखिए टी हाफ और यहां पे ए के मध्य तो ग्राफ हो गया समानुपाती का, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है? 1/2k0। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफ का स्लोप यानी ढाल। इस समीकरण से देखना, जैसे पहले इसको 1 दिया था, इसको दे दीजिए समीकरण संख्या 2। अब देखिए समीकरण संख्या अगर 2 से हम ग्राफ बनाना चाहें, देखिए इसी में बता रहा हूं, समीकरण 2 से, तो 2 से हमारे पास में यही ग्राफ प्राप्त होगा। क्यों? ये इसी से तो आया है। अब इसमें अपन ने छोड़ा क्या क्या? 1/2k0 छोड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये हो जाएगा ग्राफ का ढाल। ढाल बराबर किसके बराबर होगा? 1/2k0। क्लियर? ग्राफ का ढाल किसके बराबर होगा? 1/2k0। तो देखिए जब शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल व अभिकारक की सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। क्लियर? जिसके ढाल 1/2k0 द्वारा वेग स्थिरांक k0 का मान ज्ञात किया जा सकता है। कर सकते हैं या नहीं? ढाल का मान दिया हुआ होगा और k0 हमें ज्ञात करना है। k0 क्या है? वेग स्थिरांक। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? दोबारा लैंग्वेज बता रहा हूं कि जब शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल व अभिकारक की सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है जिसके ढाल 1/2k0 द्वारा शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k0 का मान ज्ञात किया जा सकता है। शायद क्लियर हो गया होगा। दोबारा से पूरे समीकरण को और ग्राफ को देख लीजिए। क्लियर? अब इसमें हमने शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, अवकलित समीकरण, समाकलित समीकरण, उसके बाद में वेग स्थिरांक की इकाई, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल व अभिकारक की सांद्रता के मध्य ग्राफ, ये बात पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में आते हैं इसके उदाहरण, एग्जाम्पल शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो एक तो आपको पहले बता दिया कि H2+Cl और सूर्य का प्रकाश H में हो और बना रहा है 2HCl, ठीक है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, रटने पड़ेंगे सभी उदाहरण। एक जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड
और ये AU यानी सोना, इसकी सतह के ऊपर इसका अधिशोषण होता है गैस का, और इससे बनता है H2 + I2, यहाँ पे 2 लगा दो। ये भी शून्य कोटि अभिक्रिया है। कब? जब यहाँ पे AU अभिकारक सोना दिया हुआ है गोल्ड, तभी, अन्यथा नहीं होगी। एक है जैसे हमारे पास में NH3, और NH3 किस में टूटता है? N2 + H2, संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये मोलिब्डेनम या फिर एक दूसरा तत्व होता है टंगस्टन, इनकी उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया किस कोटि की होगी? शून्य कोटि की। एक होती है फॉस्फीन PH3, PH3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। और ये टूटती है फास्फोरस + हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसको संतुलित करेंगे तो यहां तो कितना हो जाएगा? 2, तो यहां भी 2, और 3 दूनी 6, तो यहां कितने हो जाएंगे? 3। लेकिन यहां पे अगर मोलिब्डेनम है तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की। क्लियर? एक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाली गैस ही बोलते हैं, और जो ये हैं ये टूटती है नाइट्रोजन गैस प्लस ½ O2 ऑक्सीजन। इधर 1 मोल तो 2 से 2 कैंसिल, 1 मोल नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। और इसका अधिशोषण होता है Pt, प्लेटिनम के ऊपर। Pt को क्या बोलेंगे? प्लेटिनम के ऊपर। ये 5 समीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे। सबके ऊपर अगर ये उत्प्रेरक हैं तभी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर ये HMu नहीं है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी, AU नहीं है तो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर यहां तक? तो प्रत्येक के लिए आपको ये उदाहरण उत्प्रेरक सहित ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी गैस का, जैसे N2O क्या है? गैस है हंसाने वाली। किसी गैस का प्लेटिनम धातु, प्लेटिनम क्या है? धातु। किसी गैस का प्लेटिनम धातु की सतह पर अधिशोषण होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर क्या होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, आज की क्लास यहां तक।